आज मैं सबसे पहले GNN न्यूज़ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम आए हैं कृष्णा पिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर और अब हम मुलाकात करेंगे यहाँ की महान हस्ती, यहाँ के प्रमोटर, कंपनी के मालिक, डायरेक्टर श्री गोवर्धन यादव जी से। यादव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गोवर्धन सिंह यादव है और मैं पीछे से बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वो उसमें नुकसान हो गया। बिल्कुल हमारे रोटी खाने के भी बहुत वो पड़ गया। एक एक दाने के लिए हम परेशान हो गए। 500 रुपये हम उधार लेके और दिल्ली आए, क्योंकि अपने शहर में, अपने गांव में, अपने समाज में आपका बहुत अच्छा काम है और किसी कारणवश जब नुकसान हो जाता है तो शर्म एक ऐसी चीज़ है कि आदमी कर नहीं पाता। इज्जत एक ऐसी चीज़ है, आदमी नहीं उसको संभाल पाता। तो हमें बस 1988 में तो हमें बस सिर्फ पंखा दिखता था कि अपना फांसी लगाओ और मर जाओ। तो मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को समझाया, बोले बेटे देखो, इनका ठाकुर साहब का बेटा भी अकेला बेटा था और अंकल की उम्र थी 72 साल। सारी ज़मीन बिक गई ट्रांसपोर्ट के काम में और उनको नुकसान हो गया तो उन्होंने फांसी खा के मर गए। उनकी कोई औलाद नहीं थी। 72 साल की एज में अंकल जब तड़फ रहे थे तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं भी अपना जीवन लीला समाप्त कर लूँ। मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे। उन्होंने समझाया, बेटे कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हाँ जी बताओ। तो बोले बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 7 साल का है। बोले बीवी जवान है तो दूसरी जगह चली जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। तो मेरा दिमाग खुला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मैं तो ये तो सोचा ही नहीं। तो मैं उनसे 500 रुपये उधार लेके 1988 में और मैं दिल्ली आया। दिल्ली बापरोला के पास मेरे ससुर रहते थे, वो खेती में काम करते थे, खेत लीज में लेके। तो मैं उनके पास रुका। फिर मैं गाड़ी चलाना जानता था, गाड़ी भी मैंने कोशिश किया गाड़ी चलाने के लिए मिल जाए, मैं अपने बच्चे पाल लूँगा, तो कहीं नहीं मिला। बोले भाई दिल्ली का लाइसेंस चाहिए तो हम गाड़ी देंगे, कोई गारंटी चाहिए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने मेरे को खेत दिलवाया बटाई पे और हमने खेत ले लिया। खेत में हमने सब्जी उगानी शुरू करी। तो तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण सभी किसान भाई, पूरे देश भर के किसान भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं, गेहूं का सीजन है तो 15 दिन के अंदर गेहूं लगा देंगे, गाजर का सीजन है तो गाजर लगा देंगे। तो वो फसल इकट्ठी आती है मार्केट में, जब पक्के एक साथ आती है। गेहूं के टाइम में लेबर नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक साथ उसका समय होता है कि 15 दिन के अंदर वो कटाई होना चाहिए। इसी तरीके से गाजर है, गोभी है, कोई भी चीज़ है वो सीजन में लगाते हैं 10-15 दिन के अंदर में, तो वो मार्केट में इकट्ठी आती है, तो मार्केट में रेट डाउन हो जाता है। मार्केट में रेट नहीं मिलने के कारण मेरी धर्मपत्नी कहने लगी, वहाँ से भी हम यहाँ है जी, यहाँ भी हम और नुकसान में जा रहे हैं, और ये जो हमारी गाजर है, गोभी है, इनकी लागत में नहीं निकल रही है जो हमारी मजदूरी लग रही है। तो कोई ऐसा काम देखो जो मैं इसका कुछ बना सकूं। मैंने बोला मैं क्या काम देखूं ऐसा। बोले लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं, कुछ खाने की चीज़ें बनाना सिखाते हैं। तो उस टाइम हमारे पास छोटा सा टीवी था और चित्रहार आता था। चित्रहार के बाद में कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था। कृषि दर्शन देख रहे थे, वो उसमें बता रहे थे टमाटर के बारे में कि टमाटर से सॉस बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। ऐसे गाजर से भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला मेरे को ट्रेनिंग कराओ, वो जिद कर ली उन्होंने। मैंने यहाँ मालूम किया तो कृषि विज्ञान केंद्र है नजफगढ़ में, उजवा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो वहाँ मैं गया जी, साइकिल मांग के लाया किसी की। उन्होंने बोला कि भाई हम अकेले आदमी को तो ट्रेनिंग नहीं कराते, और ग्रुप में कम से कम 15 महिलाएं होंगी तो हम ट्रेनिंग करा देंगे। मैंने बोला जी 15 महिला हमारे पास तो नहीं है, 5-6 महिलाएं तो हम इकट्ठी कर लेंगे, आप देखो। हमने उनके रिक्वेस्ट किया, मान गए। तो सबसे पहले उन्होंने मिर्च का, करौंदे का, गाजर का, गोभी का ये अचार बनाना सिखाया। वो बना लिया।
तेल मसाले बाजार से लाए और बना लिया। फिर नजफगढ़ मार्केट में लेके गए तो किसी ने नहीं खरीदा। तो बोले भाई आपका अचार पड़ रहा है 30 रुपए किलो और हम 20 तो बेचते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा इसको बेचने से। मैंने लाके वो रख दिया, 5-5 किलो के 4 डब्बे रख के ले गया मैं क्रेट में। वाइफ को मैं कहने लगा देखो इतना खा भी नहीं सकते, और इसमें तेल मसाला भी लग गया और इसमें 700-800 की लागत भी लग गई। वो भी उधार लेके हमने लगाया था, क्योंकि हम तो पहले से ही बिल्कुल बेकदम थे, रोड पे आ गए। कहने लगी जी आप हिम्मत ना हारो, मैं ताज़ा सब्जी दूंगी निकाल के, और ये अचार भी रखो सब्जी भी रखो। मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा, रोड पे बैठ के बेचना, मेरे को तो शर्म आएगी। बोली शर्म आएगी, बच्चे पालने, हमें यहाँ कौन जानता है हमारे को है? हम अपने शहर में नहीं है, अपने गांव में नहीं है, कौन देखेगा आपको, कौन? तो मैं बैठ गया। तो ये 90-91 की बात है, जब मैं रोड के किनारे छोटा सा टेबल लेके बैठ गया। खरीदने वाला कोई नहीं, कोई एक आध मोटरसाइकिल स्कूटर निकलता था, दूर से नजर आ जाता, कोई भी नहीं रुकता था। और 30-35 साल पहले कहीं रोड पे कोई सब्जी या फ्रूट कहीं बिकता नजर आएगा, पहले नहीं बिकता था। आज तो एक फैशन हो गया है कि सब रोड के किनारे बेचने लगे हैं हर जगह। पहले मार्केट के अलावा कहीं नहीं मिलता था कोई सामान। कोई आदमी रुके ना, अभी जब रुकेगा नहीं तो बिकेगा क्या। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि गांव में मदारी आता था पहले, मदारी वो डमरू बजा के ना भीड़ इकट्ठा करता है पहले, तो सब बच्चे बूढ़े वो तो उसका खेल तमाशा देखने के लिए आ जाते थे। तो मेरे को वो आइडिया आया, मैं यहाँ मटका रखता हूँ पानी का, कोई पानी पीने तो रुकेगा देख के। तो मैं नजफगढ़ से 2 मटके लाया खरीद के। देखिए पानी की यहाँ पहले से ही समस्या है, खारा पानी है। तो दूर से मटके नजर आते हैं तो आदमी रुकता, फिर भाई यहाँ जंगल में कहाँ बेच रहे हो, यहाँ तो मार्केट नहीं है, बाजार में ले जाके बेचो। मैंने जी खेत में काम करते हैं तो यहाँ रख लिया, जो बिकेगा परमात्मा जो देगा तो दे देगा, नहीं तो अपना उठा के ले जाएंगे, किराया तो नहीं देना, हमारे पास तो किराए की दुकान लेने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई भला आता तो ये बात बोलता, और जो यहाँ के लोकल आते तो आप भाषा जानते ही हैं, मेरे से अच्छी जानते हैं, अरे अचार बिकेगा, बिहारी पागल हो गया, इस तरीके से पुलिस वाला आए वो 2-4 सुना के चला जाए। मैंने 3-4 दिन में दुखी हो गया। मैंने वाइफ को बोला भी मैं ये काम नहीं करता। वो लोग कोई गाली निकालता है, कोई कुछ करता है, तो बोली जी आप लोगों का काम बोलने का है, हमें तो बच्चे पालने हैं, आप इधर से सुनो इधर। बैठे रहे जी, जैसे जितना घड़ा हो जाता है ना, हमने फिर परवाही नहीं की थी। कभी 50 का भी गया, कभी 100 रुपए का भी गया, कभी 200 का भी गया, तो हमारी थोड़ी हिम्मत बनी, यार बिक रहा है, चलो बिक जाएगा हमारा सामान, बिक जाएगा। मार्केट में हम 20 रुपए धड़ी, हमारी गोभी नहीं बिक रही थी, 20 रुपए धड़ी, वहाँ हम 5 रुपए किलो बेचते तो 25 रुपए का हो गया हमारा धड़ी, और हमारा आड़त भी नहीं लगा, टाइम भी नहीं खराब हुआ, किराया भाड़ा नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ये सिलसिला चलने लगा। जो हमने बनाया था वो 6 महीने में बिक गया हमारा। फिर काम के लिए हमने एक महिला को रखा, पड़ोसी के फार्म में जो रहते थे ना चौकीदार, उनके बच्चे फैमिली खाली रहते हैं, तो उनको रख लिया हमने 300-400 रुपये महीने के हिसाब से। फिर और काम बढ़ा तो एक आध और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर थोड़ी मार्केट चलने लगी। भाई इसका नाम रखो, खुला अचार है, इसका लेबल लगाओ, पैक होगा तो हम यहाँ बेचेंगे, वहाँ ले जाएंगे, थोड़ा सा वो होता है। फिर हमने इसके एफपीओ के लिए ट्राई किया। 7-8 साल बेचने के बाद में हमने एफपीओ के लिए ट्राई किया। एफपीओ लाइसेंस ले लिया हमने। एफपीओ लाइसेंस लेने के बाद में श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड कराई। तो वाइफ का नाम कृष्णा है, तो मैंने सोचा भगवान भी खुश और मेरी बीवी भी खुश, दोनों खुश हो जाएंगे, मैंने यही सोचा। उनके नाम से फर्म मैंने इसलिए बनाई तो वो एक दिन भी स्कूल नहीं गई। तो मैंने बोला जब इनको कहीं जाना आना होगा, एक पहचान बनेगी तो इनको अच्छा लगेगा। तो हमने ये श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करा ली, और यहीं पास में बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ गांव है बजगेड़ा, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ हमने फैक्ट्री लगा ली। किराए की फैक्ट्री आज भी चल रही है वो।
10,000 में शुरू किया था महीना। आज मेरे ख्याल में 2 लाख रुपए से ऊपर किराया है उसका। हमने अलग अलग नाम से 6 फर्म बनाई। तो हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, मशीन के लिए ले लिया, वो चुकता कर दिया, दूसरी फर्म में ले लिया, तीसरे में ले लिया। तो 2-3 कंपनी में तो अचार बना रहे हैं, एक में तेल का प्लांट है, एक में आटे का है, एक में मसालों का है। इस तरीके से आज हमारी 6 फर्म है और 4 आउटलेट हमारे खुद के अपने हैं दिल्ली एनसीआर में। फैक्ट्री 2 जगह हो गया हरियाणा में, और सूरत और बिहार, वहाँ भी हमारी फैक्ट्री है। तो मैं सभी देशवासियों को, सभी किसान भाइयों को यही संदेशा देना चाहूँगा, पैदावार बढ़ाने से कुछ नहीं है। पैदावार बढ़ा लिया और मार्केट में ले गए, मार्केट में तो मार्केट के रेट से बिकेगा, उसका वैल्यू एडिशन करना है। आज हमारी भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हुए हैं। जो किसान भाई जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और वहाँ पर होम साइंस का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं। आपको कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाना, अपने ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लेनी है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। सपोज करो आपने सरसों बो लिया, तो सरसों का जो भाव है वही बिकेगा, और आप उसका सरसों का तेल का प्लांट लगा देते हैं। एक तो लोगों को प्योर चीज़ मिलेगा और आपको 2 पैसे का मुनाफा भी होगा, आपको मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा। आज सरकार भी इसी तरफ ध्यान दे रही है कि हमारे जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बने, नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। और भारत सरकार ने हर बैंक में स्कीमें चलाई हुई है। 1 लाख से 10 लाख का लोन प्रधानमंत्री की गारंटी पे मिलता है अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेशा देना चाहूँगा, काम करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा यादव जी ने बताया कि उनकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कष्ट से उन्होंने इस काम को शुरू किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी 6 कंपनियां आज चल रही हैं। और यादव जी, अपनी कंपनी में अभी कितनी महिलाओं को आप जॉब दे रहे हैं? आज हमारे पास लगभग 1000 के करीब महिलाएं काम करती हैं, चारों फैक्ट्रियों में, चारों राज्यों में। और देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है मेरी वाइफ ने। और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2016 में मिला है, एनजी रंगा पुरस्कार इनको मिला है 2014 में। आज तक इनको 2 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सम्मान मिल चुका है। तो ये सम्मान कृष्णा यादव का नहीं है, ये सम्मान हमारे देश में जितनी बहनें देख रही हैं सब उनका सम्मान है। इसके बाद फ्यूचर में आपका क्या प्लान है महिलाओं की सशक्तिकरण? फ्यूचर में हमारा यही प्लान है कि ये सब कुछ समाज ने दिया है। तो आज हमारे को जहाँ से भी खबर आती है, बोले जी इतनी महिलाएं हैं, आप आ जाएंगे, तो हम अपने खर्चे से जाते हैं और वहाँ उनको ट्रेनिंग दे के आते हैं। आज तक हिंदुस्तान में या दुनिया में हमने सुना है कि एक सफल आदमी के पीछे उसकी एक औरत का हाथ होता है। इसके विपरीत आप अपनी बीवी को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने हर वक्त उनका साथ दिया। ऐसे में आप दूसरे पतियों को क्या संदेश देंगे? उन्होंने मेरा साथ दिया। खेत में जब हम काम करते थे तो मेरे साथ में काम किया उन्होंने, बच्चों को भी देखा और उन्होंने काम भी देखा। हम तो काम किया और बैठ गए हाथ पैर धो के, उन्होंने काम करने के बाद में फिर काम स्टार्ट किया अपना जो रूटीन का काम है, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना। तो हमारे से ज़्यादा उन्होंने काम किया। ऐसे में आप और पतियों को क्या संदेश देंगे कि उन्हें भी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं है वो घर नर्क है एक तरह से। बिल्कुल मेरा जो अपना मानना है, जो मेरा अपना मानना है ना। वहाँ की औरतों के ऊपर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, तो मैं मार्केटिंग में रहता हूँ, तो
बाहर की लेडीज पे लुटाएंगे, लेकिन घर में हो ना, घर में नहीं। तो मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं नहीं जिस घर में महिला का सम्मान है ना, तो वो घर बहुत ऊपर जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा बहुत से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और मेरी गुजारिश है तमाम जो श्रोतागण इसी सुन मौके पर एक सवाल मेरा है डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब, आज जीएनएन न्यूज का आईडी आपने हाथ में लेकर गोवर्धन यादव जी का इंटरव्यू लिया है, जो कि भारत में इन्होंने नाम किया है और बहुत सारे मेडल प्राप्त किए हैं, और साथ ही आप खुद एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आपको भी राष्ट्रपति 2 बार आपको सम्मानित कर चुके हैं। तो प्लीज अपने बारे में भी मेरे दर्शकों को आप जरूर बताएं। मैं डॉक्टर मैसी हूँ और समाज सेवी हूँ, और भारतवर्ष मेरा परिवार है और परिवार की सेवा करना मेरा फर्ज है। और मैं और मेरे भाई दोनों मिलकर अपने भारतवासियों को प्यार भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरा देश महान बने और मेरे देश में कोई भूखा न हो, मेरे देश में कोई नंगा न हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और सम्मानित होता चला जाए। थैंक यू वेरी मच।